पहला इतना बड़ा विशाल पुस्तक महोत्सव है जो लगातार 9 दिन अपने अलग अलग कार्यक्रमों के साथ चलने वाला है। कश्मीर के मायने हैं विरासत, कश्मीर के मायने हैं परंपरा, कश्मीर के मायने हैं संस्कृति और कश्मीर के मायने हैं सभ्यता। इन 4 शब्दों को मिलाकर अगर आप कश्मीर को देखेंगे तभी आप इस कश्मीरियत को समझ पाएंगे जो एक जीवन जीने की कला है। सिर्फ एक बुक फेस्टिवल की तरफ से बल्कि इस चीज को एक कल्चरल, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड हेरिटेज की हैसियत से आप देखिए, एंड इट विल बी रिच एनरिचमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आए हैं और आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। जो आपके ग्रामेरियंस पैदा हुए,
यहाँ उपस्थित आप सभी को नमस्कार। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास इसके संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने एक प्रदर्शनी कुल 79 पैनल्स की 79 पैनल्स की जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास पे उसके पूरे युग को समेकित करते हुए प्रारंभ से लेकर वर्ष 2019 तक के इतिहास को दिखाने का, प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। उसी को हमने हमारे माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी ने संपादित करके एक पुस्तक के रूप में रूपांतरित किया। आज उस पुस्तक का लोकार्पण समारोह है। आप सभी जो भी यहाँ आदरणीय विद्वज्जन, आचार्यगण, अध्येतागण, प्रबुद्ध सुधीजन सभी यहाँ पधारे हैं। आप सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन। अभी माननीय गृह मंत्री जी का, गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का यहाँ आगमन हो चुका है। वो प्रदर्शनी का एक बार परिदर्शन कर रहे हैं। उसके 79 पैनल्स कुल लगभग 10 मिनट का उन्होंने समय उसको देखने के लिए रखा है, आवंटित कर रखा है। उसके बाद सीधे उनका यहाँ आगमन होगा। इस पुस्तक बाहर स्टॉल पे उपलब्ध भी है। आप इस कार्यक्रम के बाद उसको देख सकते हैं। और प्रदर्शनी जो 79 पैनल्स की है, माननीय हमारे मंचस्थ अतिथियों के जाने के बाद आप एक बार उसका अवश्य अवलोकन करें, जिन्होंने भी उसको नहीं देखा। ये वैसे हमने जम्मू कश्मीर के तीनों ही रीजन्स में, जम्मू में, श्रीनगर में और लेह में, उसको पिछले अगस्त और सितंबर माह में प्रदर्शित किया था। उसके पहले फरवरी में सबसे पहले ये प्रदर्शनी जो विश्व पुस्तक मेला हुआ था उसमें लगाई गई थी। इन सभी जगहों पे, या खास करके जब दिल्ली में लगा था, तो आप में से जो भी उसे देख न सके हों, मेरा ये व्यक्तिगत आग्रह है कि एक बार अवश्य उसे आप देखें। और वो पूरा नैरेटिव जो विमर्श एक गढ़ा गया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास को लेकर, उसे जिसे शायद सर के बल खड़ा किया गया था, उसे हमने प्रयास किया है कि वो पैर के बल फिर से खड़ा हो सके। बहुत बड़ी रिसर्च टीम, हमारे माननीय बहुत सारे सदस्यों ने, प्रोफेसर वसंत सिंधे जी यहाँ उपस्थित हैं, प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी, प्रोफेसर हरिहर पांडा जी, प्रोफेसर ललित गुप्ता जी ने जम्मू पे बड़ा काम किया, प्रोफेसर बुद्धरश्मि मणि जी अगली पंक्ति में बैठे हैं, प्रोफेसर सोनारिका कौल जी हैं। इन लोगों ने बहुत जबरदस्त उसमें, मेघ कल्याण सुंदरम जी हैं, इन सब ने अपना इनपुट्स दिए और एक अच्छी प्रदर्शनी उस सभी स्थापित विमर्श को ठीक करती हुई एक सही विमर्श, सत्यपरक और प्रामाणिक इतिहास देश के समक्ष आ सके, दुनिया के समक्ष आ सके। क्योंकि जम्मू कश्मीर ऐसा स्थान है जिसको लेके ढेर सारे विभ्रम फैलाए गए एकेडमिया में, वो सही हो सके, इसका प्रयास भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने किया। थोड़ी ही देर बाद आप सब साक्षी होंगे भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल के, कि देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री हमारे उस पुस्तक का लोकार्पण कर रहे होंगे। पिछली बार तो हमें जब वाइस प्रेसिडेंट महोदय का कार्यक्रम किया था तो लाइव यहाँ पे दिख रहा था, मुझे लग रहा था कि लाइव दिखेगा तो मैं शायद लाइव कमेंट्री भी कर सकूंगा, लेकिन अभी शायद इस बार ये व्यवस्था नहीं है। ले रहे हैं। नहीं, टेक्निकल टीम जरा देखे, अगर बाहर जो कैमरे हैं जब परिदर्शन कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी, वो पिछली बार जब हमने 2 साल पहले यहाँ कार्यक्रम किया था, आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन हुआ था, वेंकैया नायडू जी का, उस समय हमें यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था और मुझे बताया गया था कि ये दिखाई देगा। इस पुस्तक में जो पूरी कहानी, कश्मीर का जो सबसे पहला उल्लेख, मेघ कल्याण सुंदरम जी चेन्नई से चलकर हमारे बीच आए और उन रेफरेंसेस के साथ कि कैसे कश्मीर को एक जनपद के रूप में, बहुत अद्भुत प्रसंग है वो, कि 244 जनपदों का जिक्र हो रहा है, जब
धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है, क्योंकि धृतराष्ट्र पूछते हैं कि जिस भूमि के लिए मेरे पुत्र और पांडुपुत्र आपस में लड़ रहे हैं वो भूमि है क्या। और वो अद्भुत दृष्टांत है जिसमें 244 जनपदों में एक कश्मीर जनपद, कश्मीर नाम से ही वहां पर उल्लिखित है। वहां से हमने इस कहानी को नरेट करना शुरू किया है और 2019 में जब 370 का एब्रोगेशन हुआ, तीनों ही जो क्षेत्र हैं उसके बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन तीनों में यथासंभव जो संतुलन, ये हमारी जो पूरी टीम ICHR की उसके लिए काम कर रही थी, उसने ये प्रयास किया कि तीनों क्षेत्र ठीक तरीके से, बैलेंस तरीके से, संतुलित तरीके से वहां दिखाई दे सकें। इसका पूरा प्रयास इस रिसर्च की टीम ने किया। राहुल भोला जम्मू से है। जम्मू के जो भी पैनल्स बने उसमें ललित गुप्ता जी का उसने खूब सहयोग किया। ढेर सारे लोगों से, देश के बड़े बड़े शिक्षाविदों से, आदरणीय जवाहरलाल कौल जी हैं, काशीनाथ पंडित जी नहीं आ सके, जो लोग भी जम्मू कश्मीर के विशेषज्ञ हैं देश में, प्रोफेसर कपिल कपूर जी, मीनाक्षी जैन जी, सबको हमने अपनी बैठकों में बुलाया ताकि उनके भी ध्यान में जो बातें आए वो उसमें हम संकलित कर सकें, उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें, उसको इंक्लूड कर सकें। ये प्रयास रहा। प्री हिस्टोरिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक पीरियड्स को लेते हुए मैंने जैसा कहा कि वर्ष 2019 तक के एब्रोगेशन ऑफ 370 तक के पूरे इतिहास को समेटने का एक प्रयास हुआ है, जो शायद अब तक का कश्मीर के इतिहास को लेकर अब तक का सबसे अनूठा प्रयास अगर हम कहें तो शायद ऐसा ही है, अद्वितीय प्रयास है। इसलिए वो बनेगा तभी जब आपके माध्यम से बहुत सारे जो भी इस क्षेत्र पे काम करने वाले लोग हैं, इसको पढ़ने समझने वाले लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचेगी। पूरी सातत्य और संबद्धता। दूसरी एक और नैरेटिव जो बिल्ड किया गया कि जम्मू कश्मीर को काट कर अलग दिखाने का प्रयास किया गया भारत से, वो जो संबद्धता के बिंदु हैं कि भारत के मणिमुकुट के रूप में, भारत के शीर्ष के रूप में मां भारती के जम्मू कश्मीर को की जो स्थिति थी, वो प्रयास किया हमने कि बहुत स्पष्ट तरीके से उस पूरे अपने विमर्श में उसको स्थान मिल सके और जो सही, फिर मैं कह रहा हूं कि जो सत्यपरक और प्रामाणिक इतिहास है उसका, वो सबके समक्ष आ सके, ये प्रयास रहा। ये प्रदर्शनी देखते हुए मुझे विश्वास है, प्रदर्शनी और पुस्तक दोनों ही पलटते हुए, 232 पृष्ठ जो पुस्तक के हैं उसको पलटते हुए और प्रदर्शनी के 79 पैनल्स देखते हुए आप उस गौरवशाली इतिहास से गुजरेंगे और तीनों ही क्षेत्रों के का जो समेकित सर्वांग इतिहास है, संस्कृति है, उससे ठीक तरीके से परिचित हो सकेंगे।
हमारे बीच हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी का आगमन हो चुका है। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री संजय कुमार जी, प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे जी, श्री सुनील कुमार बर्नवाल जी और युवराज मलिक जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भारत दुनिया का प्राचीनतम जीवंत सांस्कृतिक राष्ट्र है। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति का के उन्हीं प्राण तत्वों में से एक है। मैं आज ये महनीय अतिथि हमारे मंच पर विराजित हैं, उसी मूल भाव का निर्वाह करते हुए मैं निवेदन करता हूं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के माननीय अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे जी और निदेशक युवराज मलिक जी से कि आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का अंगवस्त्र और पुस्तकों का सेट देखकर आप उनका स्वागत अभिनंदन करें। आप ही दोनों से पुनः निवेदन की माननीय प्रोफेसर मराठे और युवराज जी से निवेदन की माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का पुनः अंगवस्त्र और पुस्तकों का सेट देकर स्वागत अभिनंदन करें। इस क्रम में आदरणीय श्री संजय कुमार जी के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं युवराज जी से निवेदन करता हूं। युवराज मलिक जी, श्री संजय कुमार जी का स्वागत अभिनंदन। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी के स्वागत अभिनंदन के लिए पुनः युवराज जी से निवेदन। अपर सचिव उच्च शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय आदरणीय श्री सुनील कुमार बर्नवाल जी के स्वागत अभिनंदन के लिए पुनः युवराज जी से निवेदन। मैं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के आदरणीय अध्यक्ष युग युगीन जम्मू कश्मीर और लद्दाख विषय के इस प्रदर्शनी और पुस्तक के जो मुख्य शिल्पी सर्जक हैं आदरणीय पद्मश्री प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी से आग्रह करता हूं कि वे अपने शब्द पुष्प अर्पित कर मंचस्थ अति महनीय अतिथियों और आप सभी आगंतुकों का स्वागत अभिनंदन करें। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, श्री संजय कुमार जी, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, प्रोफेसर मिलिंद मराठे जी, चेयरमैन एनबीटी, एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन सुनील जी एंड डायरेक्टर एनबीटी, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, स्कॉलर्स, दुनिया भर से, देश भर से आए हैं, उन सबका स्वागत मैं करता हूं। मेरे लिए माननीय गृह मंत्री जी के लिए स्वागत के शब्द कहना एक मान सम्मान की बात है। आप में से शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि गृह मंत्री जी एक बहुत अच्छे इतिहास के विद्यार्थी भी हैं
और बड़ी गंभीरता से विषय को पकड़ते हैं। तो मेरे लिए सर विशेष आभार है कि आपने समय हमें दिया है। इस पुस्तक के संबंध में जैसे शिक्षा में जैसे एग्जीबिशन में दिखाया गया है, एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जीबिशन है ये, और इसके आधार जो है, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्नेह मुझे बहुत समय से प्राप्त है, जिनकी गाइडेंस हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है। वो जानते हैं कि 2-3 साल हमें इस पुस्तक पर काम करते लग गए हैं। मूल रूप से इस पुस्तक का आधार जो है वो वैसे तो 15 साल पहले जाता है, जब मैं कश्मीर पर काम कर रहा था, पर वर्तमान रूप में जिसमें आप देखते हैं इसका लगभग 3 साल का ये काम है। मैं इस पुस्तक के संबंध में एक 2-4 लाइन आपको पढ़कर बताना चाहता हूं, जो 1960 में एक यात्री ने अमरनाथ यात्रा जिन्होंने करी, इनफैक्ट इन 4-5 लाइनों से ज़्यादा लाइनें हैं, थोड़ा 2 मिनट लेकर पढ़ूंगा, पर इनसे पुस्तक का कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। 1960 में लगभग 11,000 यात्री अमरनाथ गए थे। उनमें एक यात्री डॉक्टर बनर्जी थे फ्रॉम बंगाल। उन्होंने एक कश्मीर अफेयर्स एक मैगजीन थी जो जम्मू में प्रकाशित होती थी, उसमें एक लेख लिखा। ये लेख बाय चांस मुझे मिल गया जब मैं रिसर्च कर रहा था उनके निवास से, और इस लेख की जो लाइनें हैं वो सारी कहानी बता देती हैं। इस लेख में लिखा, पहलगाम उस क्षेत्र के मध्य में स्थित है जिसे शिव भूमि अर्थात शिवजी का निवास स्थान कहा जाता है। इसके आसपास की अधिकांश स्थान झील, घास के मैदान और पहाड़ की चोटियों का नाम भगवान शिव के नाम पर आधारित है। पास के गांव में स्थित एक झरना भारतीय ज्योतिष की संस्थापकों में से एक भृगु ऋषि के पत्थर की मूर्ति का पकड़ता है। श्रीनगर से 4 मील दूर पंडेस्तर नामक स्थान है, जो राजा अशोक द्वारा स्थापित कश्मीर की प्राचीन राजधानी थी। मार्ग से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा झरना है जिसके मध्य में मेर्दन स्वामी नामक पाषाण मंदिर स्थित है, जो कि प्राचीन काल का इस प्रकार की कहानी हमें ये मिलती है इसमें, और ये 1960 में ये प्रकाशित होता है। जो पुस्तक आप देखेंगे आज माननीय गृह मंत्री जी जिसका विमोचन करेंगे, ये मूल रूप से एक सिविलाइजेशनल पुस्तक है। आप सब जानते हैं कि हम एक बहुत प्राचीन देश हैं, पर भारत एक अलग प्राचीनता का एक स्थान रखता है। श्री अरबिंदो कहा करते थे आज से लगभग 125 साल पहले कि महान हिमालय से लेकर महासागर तक ये देश एक है। उनसे लगभग 350 साल पहले अबुल फजल ने यही कहा। उनसे 1900 साल पहले मेगस्थनीज भी यही कहते हैं। तो ये जो कश्मीर की कहानी है, ये एक सिविलाइजेशनल कहानी है। ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमारी भाषाएं, हमारी लिपियां, हमारे विश्वास, हमारी यात्राएं, हमारी टेम्पल आर्किटेक्चर, आप नाम लीजिए, ये सब उन कहानियों का एक तरह से एक जोड़ है, एक कंटिन्यूटी है। पुस्तक में इसका अंत किया गया आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के साथ। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं आज, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना होते हुए ये बेसिकली एक हिस्टोरिकल सीक्वल है। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि इतिहास का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ये जब बना गलत था, इसके साथ सपोर्ट प्राप्त नहीं थी, मुट्ठी भर लोगों का ये आर्टिकल था, क्या प्रस्ताव था, आम जनता का मत नहीं था इसके साथ। जो इस पुस्तक में कहा गया है, हमने घुमा फिराकर इसको पॉलिटिकल थोड़ा सा लाए हैं हम लोग बाद में, बट मूल रूप से ये एक सिविलाइजेशनल स्टोरी है, कल्चरल स्टोरी है, एक स्पिरिचुअल स्टोरी है।
आपको यह भी जानना चाहिए, याद रखना चाहिए कि 200 साल अंग्रेज यहां रहा। अंग्रेज ने इस देश को जो सबसे बड़ी नुकसान किया, जो सबसे बड़ा एक तरह से हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया, वो हमें अपनी स्पिरिचुअल और कल्चरल जड़ों से काटने का था। और ये प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं। मैं 2 शब्द और कहूंगा कि हमारा आईसीएचआर में जो कंट्रीब्यूटिंग स्कॉलर्स हैं, बहुत से आज यहां उपस्थित हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट था, देश के बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के विद्वानों ने इसमें कंट्रीब्यूशन की है। और आईसीएचआर के अध्यक्ष के नाते मैं ये भी कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, एक शब्द भी इस किताब के अंदर ऐसा नहीं है जो हिस्टोरिकली साउंड नहीं है, जिसको कल कोई चैलेंज कर सकता है। और अंत में मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करता हूं यहां कि एक नेशनल नैरेटिव तो हम बना ही रहे हैं। कल शाम शिक्षा मंत्री जी ने अपने निवास पर मीटिंग ली, बड़े स्पष्ट आदेश दिए कि एक नेशनल नैरेटिव है। ये पुस्तक डिजाइन्ड है एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, एक इंटरनेशनल नैरेटिव क्रिएटिंग प्रोसेस के लिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। मैं एक बार फिर माननीय गृह मंत्री जी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप आए हैं सर, आप, मैं जानता हूं कि आपकी कितनी रुचि है इस विषय में, आप पढ़ते हैं इन चीज़ों को जो आपके पास भेजते हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और आप बहुत से हमारे इनवाइटेड गेस्ट हैं, बड़े डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स हैं। एक नाम लूंगा, 2 नाम लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। आप सब आए हैं, आप सब जानते हैं कि आपके प्रति मेरा कितना आभार है, कितना आदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। संतूर, फेरन, कहवा, चिनार और सिकारा, इन लफ्जों से उभरा है सदा जेहन में कश्मीर। पर कश्मीर की पहचान क्या यहीं तक सीमित है? कश्मीर के विषय में जो प्रसारित ये लोकप्रिय पंक्तियां हैं, उसकी पहचान को बहुत संकुचित कर देती हैं। जैसा अभी आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वास्तव में यह क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु है, भारत का चूड़ामणि है, मां भारती का शीर्ष है, भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्स शारदा पीठ की भूमि है, मार्तंड सूर्य मंदिर की भूमि है, जो यह प्रदर्शित करता है कि भारत प्रकाश में लीन है, महर्षि काश्यप, सम्राट ललितादित्य, अवंती बर्मन की भूमि है, पतंजलि और कल्हड़ की भूमि है, ब्राह्मा और शारदा लिपियों की भूमि है। इस तरह के न जाने कितने भारत के इतिहास के मान बिंदुओं को अपने में समेटे हुए है भूमि। इस पुस्तक और प्रदर्शनी के माध्यम से भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद और उसका प्रकाशन कर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इस अद्भुत भूभाग को ही इसके सत्यपरक और प्रामाणिक इतिहास को उद्घाटित करने का विनम्र प्रयास किया है। इसी विषय पर पहले एक संक्षिप्त वृत्त चित्र का प्रदर्शन होना है। मैं टेक्निकल टीम से आग्रह करता हूं कि वृत्त चित्र का प्रदर्शन करें, ताकि हम उसके उपरांत माननीय मंच से निवेदन करें उस पुस्तक के लोकार्पण के लिए। टेक्निकल टीम कृपया वृत्त चित्र का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, भारत की वो भूमि जहां की वादियों में गौरवशाली इतिहास गूंजता है, जहां की नदियों में सृजन की शक्ति बहती है, जहां के संगीत में साहित्य की आत्मा झलकती है और जहां की हवाओं में कला की सुगंध महकती है। यहां से निकले विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता को समृद्ध किया। भारतीय ज्ञान और संस्कृति के केंद्र कश्मीर को आतंकवाद, पत्थरबाजी और अनुच्छेद 370 ने चुनौती दी। इसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत की मुख्य धारा से दूर करने का भरसक प्रयास किया। अनुच्छेद 370 के खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन छेड़ा और कहा, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। इस संघर्ष में उन्होंने कश्मीर की जेल में प्राण न्यौछावर कर देश को जागरूक किया और राष्ट्रीय अभियान को जन्म दिया। पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने। केंद्र के लगभग 250 कानून
जो जम्मू के नागरिकों को अधिकार देते थे वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। आतंक पर रोक, आर्थिक सशक्तिकरण, कनेक्टिविटी में सुधार, पर्यटन का विकास, कला संस्कृति का प्रसार और चुनावों की सफलता से धार्मिक सांस्कृतिक समरसता फिर लौट रही है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पहचान है। यहां पुस्तक और साहित्य फिर जीवित हो उठे हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट ने लद्दाख और चिनार पुस्तक महोत्सव आयोजित किए, जिनमें युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने ऐतिहासिक प्रदर्शनी के जरिए जम्मू कश्मीर का गौरवशाली इतिहास जन जन तक पहुंचाया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ICHR के अध्यक्ष के नेतृत्व में इसके सदस्यों और देश के इतिहासकारों की टीम ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हजारों वर्षों की अनुपम यात्रा को सहेजते हुए एक अद्भुत पुस्तक जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख सातत्य और संबद्धता का ऐतिहासिक वृतांत तैयार की, जिसे नेशनल बुक प्रकाशित किया है। ऐतिहासिक शोध, ग्राफिक्स, मैप्स और जीवंत चित्रों से समृद्ध ये पुस्तक स्थापित करती है कि भारत के मस्तक पर मुकुट की तरह विराजमान इस क्षेत्र ने कैसे भारत की सभ्यता और उसकी समृद्धि में अपना अमूल्य योगदान दिया है। अतीत को पुनर्जीवित करती इस पुस्तक का विमोचन आज भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया जा रहा है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, माननीय शिक्षा मंत्री और अन्य सभी मंचस्थ अतिथियों से मेरा करबद्ध निवेदन कि वे कृपया पुस्तक को लोकार्पित करने की कृपा करें। माननीय मंच। इसके हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण। वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दें बहावधारों के। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ देने का अपने श्रम से साहस रखने वाले हम हर्षित हैं कि इस अवसर पर हमको माननीय शिक्षा मंत्री जी का हमें यहाँ उनकी उपस्थिति हमें प्राप्त है। मैं निवेदन करता हूं उनसे उनको उद्बोधन के लिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी। नमस्कार। इस पुस्तक विमोचन समारोह की मुख्य अतिथि भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री तथा सहकारिता विभाग के मंत्री परमादरणीय अमित शाह जी, देश के प्रख्यात इतिहासकार ICHR के अध्यक्ष प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर जी, शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद मराठे जी तथा मंच पे बैठे हुए अन्य महानुभाव और इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज की सभी सम्मानित नागरिक भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, यह हम लोगों के लिए अत्यंत शुभ अवसर है, आनंद की घड़ी है। 2022 में जब आजादी की हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे थे, तब लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया, कुछ जिम्मेवारी दी देश के सामने। उसमें एक जिम्मेवारी था देश में परातंत्र मानसिकता से दूर जाना, डीकोलोनाइज करना। मित्रों, ये चुनौती वाला काम था।
आजादी के पहले और आजादी के उपरांत और लंबे समय तक पराधीनता के कारण जो सबसे ज्यादा नुकसान किसी विषय पे हुई है, हमको पराधीन करने वाले तत्व हमारी विरासत पे नुकसान पहुंचाए थे, हमारी सभ्यता को विकृत करने का अपचेष्टा किए थे, हमारी मूल्यों को गलत बताने का भरपूर प्रयास किया गया था, सांप सपेरों की देश के नाम पे हमको परिचित करवाया गया था। इसीलिए सही आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आजादी को 75 साल हो गया, हमें उस विषय में ठोस कदम उठानी चाहिए। शिक्षा विभाग उसी दायित्व को आगे लेते हुए ICHR और NBT दोनों की प्रयास से अनेकों कार्यक्रम हो रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम देश के अंदर आजादी के उपरांत हम जो समूह है, हम लोगों की जो मान्यता है, देश की प्रजातांत्रिक मूल्यों को, देश की मानव अधिकार को और देश की अखंडता को जिनको प्रिय है वो सब कश्मीर से जुड़े हुए हैं। कश्मीर की एक अलग पहचान बनाने का नाकाम कोशिश किया गया था। कश्मीर के इतिहास को मुगलिया इतिहास से ही जोड़ के देखा गया और विशेष करके पिछले 100 सालों की घटना को कश्मीर के इतिहास के साथ जुड़ा किया। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की क्षेत्र अभी वर्णन करते हुए कहा गया, ये भारत की मुकुटमणि है, ये मथा के मणि है। उस सभ्यता की गहराई क्या है, मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय गृह मंत्री जी का। मैं शिक्षा मंत्री की दायित्व लेने के उपरांत ऐसा कोई महीना नहीं रहा मैं परीक्षा नहीं दिया उनके सामने। जब मैं मिलता था उनकी एक स्थायी प्रश्न रहता था, इतिहास को सही दृष्टिकोण देने की काम कहां तक गया। मैं नहीं मानता हूं अगर उनकी इस प्रकार की उसको मैं एक अभिभावक की भूमिका में, एक मार्गदर्शक की भूमिका में, एक नेता की भूमिका में ये परसुएशन अगर हमको निरंतर वो ना करते, शायद आज की जो किताब बनी है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, ये शायद और विलंब हो जाता। मैं उनको आभार प्रकट करता हूं, उनकी मार्गदर्शन और उनकी उपस्थिति। आज मित्रों मैं इतना ही बात कहना चाहूंगा। मैं इस किताब को जब से इस प्रकल्प एक एग्जीबिशन के नाते शुरू हुई थी कुछ साल पहले, प्रोफेसर तंवर जी ने हमें इस विषय में अवगत करवाया था। मैंने उनसे अपेक्षा रखा था क्यों ना हम इसमें एक प्रमाण आधारित क्योंकि देश में कुछ लोगों की अंग्रेजी भाषा के दखल के कारण वो मानते हैं कि हम देश की चित्त मानस को भ्रमित कर सकते हैं। वो प्रमाण ढूंढते हैं, वो तथ्य ढूंढते हैं, वो तर्क ढूंढते हैं। मैंने प्रोफेसर तंवर साहब को कहा था क्या हमारी देश की इतिहास का ये जो का बात सब एग्जीबिशन में आप एक चित्र के रूप में दिखा रहे हो, क्या हम उसको एक वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पे पैलियोलिथिक पीरियड से नियोलिथिक पीरियड से कार्बन डेटिंग की प्रमाण के आधार से लेके अभी तक का 2019 5 अगस्त को तो हमने नया अध्याय जोड़ा, अप्रजातांत्रिक प्रक्रिया को सही ठहराया, जो छाया चित्र में हमने थोड़ा बहुत देखा उसको। ये तो मित्रों शुरुआती है। इस ऐतिहासिक भ्रम को अभी लोगों के सामने सटीक करने का एक किताब, एक प्रयास है। मैं धन्यवाद दूंगा ICHR की पूरा टीम को। एक एक विषय पे बड़े यत्न के साथ, बड़े जिम्मेवारी के साथ आपने इसको तथ्य आधारित एक दस्तावेज समाज के सामने आज लोकार्पित किया। मित्रों जब कोई तत्व नया निकलता है, नया तो कुछ नहीं था, पुराने तत्वों को जिसकी वर्णन महाभारत में हुई है, जिसकी वर्णन वेद पुराणों में हुई है, जिसकी जो भूमि पूज्य शंकराचार्य की आराधना की स्थली रही है, कई प्रकार की भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति स्थान रही है, सरस्वती नदी की उत्पत्ति की स्थान रही है, शारदा लिपि की उत्पत्ति की स्थान रही है। ये विषय
3000 साल को तो मैं मानता हूं कि आज जो एग्जीबिशन में आप लोगों ने भी देखा होगा, एक समय में तो एक चित्र बताती है, वो कार्बन डेटिंग के साथ बताती है, यहाँ 1.5 लाख साल पहले सभ्यता थी। मैंने तो एग्जीबिशन में देख के आया। मैं भी थोड़ा पुरातन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। थोड़ा बहुत मेरे जो सीमित ज्ञान इस प्रकार के तत्व जब लाते हैं, वितर्क नया बनती है, होनी चाहिए हमारे देश में। जम्मू कश्मीर को लेके, भारत की मुकुटमणि को लेके हमें आज गर्व के साथ उस वितर्क को समाज में स्थापित करना है। मैं मानता हूं ये किताब एक वैकल्पिक वितर्क को आज जन्म दे रही है। मैं इसी शुभ क्षण में आप सभी का यहाँ सादर उपस्थिति के लिए आभार प्रकट करता हूं शिक्षा विभाग की ओर से, और देश में इस ऑल्टरनेटिव नैरेटिव जो प्रमाण और तथ्य और तर्क आधारित है, उसको आज माननीय गृह मंत्री जी स्वयं लोकार्पित करने के लिए स्वयं उपस्थित है। उनका भी आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे लिए यह विशेष गौरव का क्षण है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के इतिहास में इतिहास रचे जाने जैसा है कि इस प्रदर्शनी के परिदर्शन और पुस्तक लोकार्पण के लिए भारत के यशस्वी माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने अपना समय और सानिध्य दिया। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वे अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूं, ऐसे मेरे मित्र और जिन्होंने सफलतापूर्वक नई शिक्षा नीति को केजी से पीजी और उच्च शिक्षा तक सफलतापूर्वक लागू किया है, ऐसे हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, आज जिनके एक लंबे समय के परिश्रम और खंत के बाद ये पुस्तक हम सबको उपलब्ध हुई है, ऐसे प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, अध्यक्ष भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, श्री मिलिंद मराठे जी, श्री संजय कुमार जी, युवराज मलिक जी, सुनील कुमार, और आज इस छोटे से परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सारस्वतों का मैं मन से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी हरे कृष्ण मेहताब जी की आज पुण्यतिथि है। मेहताब जी ने न केवल आजादी के आंदोलन में हिस्सा दिया, इस देश की भाषाओं को और इस देश की संस्कृति को प्रस्थापित करना, इसका संरक्षण करना, इसका संवर्धन करना, इसके लिए बहुत विशेष काम किया है। आज मैं असम के उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री श्री हरे कृष्ण मेहताब जी को हृदयपूर्वक याद कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज हम सब ICHR और NBT द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ये पुस्तक के लोकार्पण के लिए एकत्रित आए हैं। कश्मीर के लिए, पुस्तक के लिए मैं बाद में कुछ जरूर कहूंगा, परंतु सबसे पहले मैं मनपूर्वक ICHR और NBT को हृदयपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत लंबे समय से एक मिथक देश में चल रहा था, वो मिथक को तथ्यों और प्रमाणों के साथ तोड़कर सत्य को ऐतिहासिक दृष्टि से प्रस्तापित करने का काम ये पुस्तक के माध्यम से किया है।
मैंने यहां आने से पहले पूरी प्रदर्शनी को बारीकी से देखा है। मेरी व्यक्तिगत रुचि के कारण ढेर सारी चीजें पहले से मैं जानता था, मगर कई चीजें ऐसी है जिनकी रुचि है उनको भी अचंभित कर जाए। इस प्रकार की ऐतिहासिक तथ्यों को एक स्थान पर, एक पुस्तक में, एक प्रदर्शनी में एकत्रित कर इसके प्रमाणों के साथ देश और दुनिया के सामने रखना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हृदय पूर्वक ये दोनों संस्थाओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। हम सब इस सभागार में उपस्थित हैं तब देश के हर कोने का इतिहास हजारों साल पुराना है। हर कोने से दुनिया भर की सभ्यता को कुछ न कुछ देने के लिए कई गतिविधियां हुई है, मगर हमारे गुलामी के कालखंड में हमारा प्रजाकीय आत्मविश्वास तोड़ने के क्रम में इसको विस्मृत कराने के ढेर सारे प्रयास हुए। जैसे एक मिथक चलाया गया कि देश कभी एक था ही नहीं। ये देश की आजादी की कल्पना ही बेईमानी है, क्योंकि कभी ये देश ही नहीं था। और ढेर सारे लोगों ने इस असत्य को स्वीकारा। जब इसके मूल पे जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि अंग्रेजों के समय में लिखे गए इतिहास में शायद इनकी कोई खराब इरादा नहीं होगा, परंतु इनके अल्प ज्ञान के कारण उनकी देश की व्याख्या ही गलत थी। एक प्रकार से देखें तो दुनिया भर के देशों का अस्तित्व जियो पॉलिटिकल अस्तित्व है। बाउंड्रीज से बने हुए देश हैं, या तो किसी युद्ध से जन्मे हैं या तो किसी समझौते से जन्मे हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा देश है जो जियो कल्चर देश है, जिसकी बाउंड्री संस्कृति से निर्माण होती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गांधार से लेकर उड़ीसा तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक, पूरे देश में कहीं पर भी आप घूम लीजिए, हम संस्कृति से जुड़े हुए देश हैं। इस देश की व्याख्या वो नहीं कर सकते जिनके मन में देश की कल्पना जियो पॉलिटिकल है, भू राजनीतिक है। इस देश को वही समझ सकते हैं जिनके मन में भू सांस्कृतिक देश की कल्पना सिद्ध हुई है या तो उसकी जानकारी है। भारत को समझने का प्रयास तभी सच्चा हो सकता है जब हमने जियो कल्चर कंट्रीज की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। संस्कृति भी देश बनाती है। जीवन जीने की पद्धतियां, मान्यता, साहित्य, भाषा, ईश्वर की बारे में कल्पना, मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना, ये सब में हजारों साल के मंथन के बाद जब साम्यता खड़ी होती है, तब जाकर एक जियो कल्चर देश बनता है। और पूरी दुनिया में एक ही देश है जो जियो कल्चर देश है। और मैं मानता हूं जब तक हमारे इतिहासकार और इतिहास के अनुसंधान करने वाले ये थियोरी को ऐतिहासिक तथ्य के साथ दुनिया के सामने नहीं रखेगी, न केवल भारत, पूरी दुनिया भारत को नहीं समझ पाएगी। भारत को समझना है तो भारतीय दृष्टिकोण से और हमारे देश को जोड़ने वाले तत्व को समझना पड़ेगा। यही हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास के साथ। यहां किसने शासन किया, कौन रहा, किसने क्या अनुबंध किया, किसने क्या एग्रीमेंट किया, इसके आधार पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर कश्मीर कहां था, लद्दाख कहां था, इसकी मीमांसा करना मेरे हिसाब से बेमानी है। और वो इतिहास को वक्र दृष्टि से देखने वाले इतिहासकार ही कर सकते हैं।
स्मृति भ्रंश से दूषित इतिहासकारी करते हैं, जिनकी स्मृति में हमारा गौरवशाली इतिहास है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकते। आज इस पुस्तक से ये बात सिद्ध हो गई है कि भारत के कोने कोने में जो संस्कृति, भाषा, हमारी लिपियां, आध्यात्म के विचार, तीर्थ स्थलों की कला, व्यापार और वाणिज्य बिखरा पड़ा है, वो कम से कम 10,000 साल से कश्मीर में उपस्थित था और वहीं से देश के बहुत सारे हिस्से में आया। जब ये बात सिद्ध होती है तो अपने आप कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव का प्रश्न ही बेमानी हो जाता है। लगभग 8,000 साल के पुराने ग्रंथों में से तंवर साहब ने ढूंढ कर कश्मीर का जिक्र निकालकर यहां प्रस्तापित किया है। और जब एक ग्रंथ कश्मीर और झेलम की बात करते हैं, तब कोई नहीं कह सकता कि कश्मीर किसका है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला है। इसको कोई कानून की धाराओं से अलग नहीं कर सकता और अलग करने का प्रयास किया भी था। अंततोगत्वा समय ने वो धारा को ही हटा दिया और सारी बाधाओं को दूर कर दिया। मित्रों, आज इस पुस्तक और इस प्रदर्शनी में कश्मीर, लद्दाख और शैव और बौद्ध धर्म का संबंध बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तापित कर दिया है। लिपि, ज्ञान प्रणाली, आध्यात्म और संस्कृति और भाषाएं, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से प्रमाणित किया है। मंदिरों के खंडहर में पड़ी हमारी कला, प्रतिभाओं का चित्रांकन, इसने प्रस्तापित कर दिया है कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। एक प्रकार से बौद्ध धर्म की पूरी यात्रा नेपाल से काशी होकर मगध तक, बिहार तक, और मगध से कश्मीर होकर गांधार तक, अफगानिस्तान तक की पूरी यात्रा इस पुस्तक की अंदर जिन चीजों का रेफरेंस है उसको देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि पूरी यात्रा का हमारा कश्मीर अविभाज्य अंग है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, मगध से गांधार तक, मैंने पहले कहा, ऐसे बौद्ध धर्म की यात्रा, बौद्ध धर्म के अंदर भगवान बुद्ध के बाद परिष्कृत किए गए सिद्धांतों का जन्म स्थान भी कश्मीरी था। चौथी जो परिषद हुई और ये चौथी परिषद में जो सिद्धांत प्रस्तापित किए गए, जो आज के विद्यमान बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, वो भी उसकी जनक भूमि कश्मीरी थी। द्रास, लद्दाख की मूर्तिकला, स्तूपों की चर्चा और चित्र, विभिन्न मंदिरों के आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मंदिरों के खंडहरों के चित्र और संस्कृत का जम्मू कश्मीर में उपयोग का रात तरंगिणी में वर्णन, महाराजा रणजीत सिंह का पराक्रम, डोगरा वंश का समावेशी शासन और सन 47 के बाद हुई गलतियां और वो गलतियों के सुधार तक का पूरा कश्मीर का 8,000 साल का इतिहास इतने छोटे से पुस्तक में एक पात्र के अंदर पूरी गंगा जैसे कोई समाहित कर दे, इस प्रकार से समाहित करने का एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ हुआ है। मित्रों, इतिहास बहुत व्यापक भी होता है और बहुत कटु भी होता है। कई सारे ऐतिहासिक संदर्भ ग्रंथों का भी और ऐतिहासिक पुस्तकों का भी मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, मगर मुझे लगता है कि एक कालखंड आया 150 साल का, जिनके इतिहास का मतलब था दिल्ली दरीबे से बिल्ली मारन तक और लुटियन से दिल्ली के जिमखाना तक, यही इतिहास सिमट कर रह गया था। इतिहास यहां बैठकर नहीं लिखा जाता,
लोगों के बीच में जाकर इसको समझना पड़ता है, उनकी बोलियों को, इनकी भाषाओं को, इनकी संस्कृति को, इनकी जीवन पद्धति को, जीवन में किस सिद्धांत के प्रति विश्वास है, इसको समझना पड़ता है। तब ऐतिहासिक सत्य समुद्र मंथन की तरह बाहर आता है। शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास से निजात पाने का समय अब आ गया है और भारत के इतिहासकारों को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, आत्मविश्वास के साथ, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ हजारों साल पुरानी अपनी संस्कृति के इतिहास को हम हमारे दृष्टिकोण से लिखें और दुनिया के सामने गौरव के साथ प्रस्थापित करें। हम हर इस प्रकार के कार्यक्रम में, हर चर्चाओं में, हर विद्वानों की मंडली में बैठकर चर्चा होती है, उसमें इतिहासकारों को कोसने का काम न करें। उनको जो करना था वो कर दिया, हमें अब कौन रोक सकता है? देश स्वतंत्र भी हुआ है और देश में ऐसा शासन है जो देश के विचारों से चल रहा है। अब हमारा काम है, हमारे दृष्टिकोण से हम इतिहास को प्रमाणों के साथ, हमारे दृष्टिकोण के इतिहास को तथ्यों के साथ संकलित करें और रखें। अपने आप जो झूठी बात है और सच्ची बात है उसको देश की जनता और दुनिया के इतिहासकार सिर नीर कर देंगे, वो बदल जाएगा। वो बदलने का पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। आज इस पुस्तक का ही उदाहरण मैं देकर कहता हूं, सभ्यता की रचना और उसका संरक्षण संवर्धन के कश्मीर केंद्र था, लद्दाख केंद्र था, उसका अनेक उदाहरण इस पुस्तक के अंदर हमें मिल जाते हैं। यहीं के महान चरक ने आयुर्वेद को एक प्रकार से परिभाषित किया। जो चरक को पढ़ेंगे उनको मालूम होगा कि -45 डिग्री में पलने वाली, बढ़ने वाली, अस्तित्व संभालने वाली कई औषधियों को अलभ्य औषध कर कर उन्होंने वर्णन किया है। सुश्रुत का चिकित्सा विज्ञान की नींव में भी बहुत सारे रेफरेंस पड़े हैं। पाणिनि का व्याकरण, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और आदि शंकराचार्य का चातुर्मास, ये सारा एकत्रित करते हैं तो अपने आप कश्मीर का इतिहास प्रस्थापित हो जाता है। अभिनव गुप्त जिन्होंने अभिनव भारती की रचना की, पंडित कल्हन जिन्होंने कश्मीर को एक लंबे समय के दृष्टिकोण से, अलग दृष्टिकोण से रखने का काम दुनिया के सामने किया। और व्यापार की भी बात कर ले तो सिल्क रूट से लेकर सेंट्रल एशिया तक और शंकराचार्य मंदिर से लेकर हेमिस मठ तक व्यापार और अध्यात्म चीजों के मजबूत नींव कश्मीर की संस्कृति में और कश्मीर की भूमि पर पड़ी थी, ये हमें मालूम पड़ेगा। कश्मीर हमेशा से अनेक मतों को संभालने वाला एक उदार चरित्र प्रदेश रहा, चाहे शैव मत हो, चाहे बौद्ध मत हो, चाहे सूफी मत हो, इस सबको अपने अपने क्षेत्र में विकास करने का अवसर कश्मीर की भूमि पर ही पड़ा। चाहे विदुषी लल्लेश्वरी हो, वसुगुप्त हो, कल्लट हो या अभिनव गुप्त, इस सब ने अपने विचारों को और उनके जीवन को देखने के दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर पर ही, कश्मीर की भूमि पर ही उकेरने का काम किया। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा, परंतु जैसे मैंने आगे उल्लेख किया, बौद्ध धर्म की चतुर्थ काउंसिल सम्राट कनिष्क के समय में कश्मीर में ही संपन्न की गई और वहां पर अनेक प्रकार के नवाचारों को स्थान दिया गया। और भाषाओं की विविधता जो भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो भी कश्मीर में इसकी अनुभूति होती है। और मैं आज
निश्चित रूप से इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि 2 यूटी बनाकर दोनों यूटी की राज्य की अधिकृत भाषाओं में कश्मीरी, डोगरी, बाल्टी, लद्दाखी और जंस्कारी, ये सारी भाषाओं को समावेश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर भाषाओं को एक नया आयु देने का काम किया। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इसको भी नकारा नहीं, परंतु इसके साथ इतनी अल्प संख्या में बोली जाने वाली सभी भाषाएं, कश्मीरी, डोगरी, बाल्टी, लद्दाखी, जंस्कारी, ये सभी को शासन की स्वीकृति देकर, शासन की भाषा बनाकर, शासन की भाषा का पत्राचार का विकल्प बनाकर एक लंबा आयुष्य देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब कश्मीर के 2 LG के 2 यूटी के निर्माण के बाद भाषाओं की चर्चा होती थी, प्रधानमंत्री जी का आग्रह था कि कश्मीर की छोटी आबादी में बोले जाने वाली मूल कश्मीरी भाषा को हमें स्थान देना है और उसको जीवित रखना है। मित्रों, ये बहुत बड़ा एक देश का प्रधानमंत्री देश की संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए कितना संवेदनशील हो सकता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मित्रों, हमेशा कट्टरपंथियों का, लूट खसोट करने वालों का और राज्य का विस्तार की एक प्रकार की घृणित विचार को लेकर आक्रांताओं का कश्मीर हमेशा से शिकार रहा, मगर फिर भी समय समय पर बहादुरी के साथ ललितादित्य हो, कोटा रानी हो, वीर बाहू हो, सबने मक्कमता से इसका सामना भी किया और इस सब के बावजूद भी कश्मीर की अपनी पहचान को समाहित करने का, संरक्षित करने का बहुत अच्छा प्रयास किया। धर्मेंद्र जी ने धारा 370 का जिक्र किया है। धारा 370 और 35 ये हमारे देश को एक प्रकार से हमारे देश के साथ कश्मीर को एक रूप होने से रोकने वाले व्यवधान थे। उस वक्त भी डॉक्टर तंवर ने कहा, उस वक्त भी जनता ना चाहती थी, ना लोग चाहते थे। संविधान सभा में भी बहुमत नहीं चाहता था कि धारा 370 संविधान का हिस्सा बने। खैर, मगर बन गया। मगर कुछ दृष्टिवान लोग भी थे जिन्होंने जब हिस्सा बना तब टेम्पररी प्रोविजन लिखना जरूरी समझा। और मित्रों, जो चीज कृत्रिम होती है, प्राकृतिक नहीं होती है, नेचुरल नहीं होती है, वो उसका आयुष्य लंबा नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर एक कलंकित अध्याय हमारी आजादी का समाप्त करने, आजादी के बाद के इतिहास का समाप्त करने का काम किया। और वहीं से कश्मीर का भारत के साथ, बाकी भारत के हिस्सों के साथ ही विकास का अध्याय शुरू होता है। कई बार मुझे कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि धारा 370 और आतंकवाद का क्या रिश्ता है। उनको मालूम नहीं है, धारा 370 ने ही घाटी के युवाओं के मन में अलगाववाद का बीज बोने का प्रयास किया। मुस्लिम आबादी देश के कई हिस्सों में है, किसी भी स्थान पर क्यों आतंकवाद नहीं आया? फिर एक दलील देते हैं पाकिस्तान से सटा हुआ है। गुजरात भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, राजस्थान भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, क्यों वहां आतंकवाद नहीं आया? धारा 370 ने भारत और कश्मीर का जुड़ाव टेम्पररी है ऐसा एक भ्रांति फैलाने का काम किया, जिसने अलगाववाद के बीज बोए जो आने वाले दिनों में आतंकवाद में परिवर्तित हुए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद के बलि चढ़ गए।
कश्मीर का विकास दशकों तक पीछे चला गया और कश्मीर के अंदर सालों तक आतंकवाद का नंगा तांडव होता रहा और देश मूक दर्शक बनकर देखता रहा। मित्रों, धारा 370 समाप्त होने के बाद आतंकवादी घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी हुई है। वो ये सिद्ध करता है कि धारा 370 आतंकवाद की पोषक। 2018 में 2100 घटनाएं पथराव की हुई थी। 2024 में एक भी घटना पथराव की नहीं हुई है। 2024 समाप्त हो चुका है। 25,000 से ज्यादा पंच, सरपंच, तहसील पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं। अपना अपना गांव, अपनी अपनी तहसील, अपना अपना जिला चला रहे हैं। वहां पंचायती राज लोकतंत्र पाताल तक गहरा चला गया। लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। 33 साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतदान अगर कभी हुआ तो अभी हुआ है। अब इंडस्ट्री भी जा रही है। 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट जा रहे हैं। एक साल में 2024 में 324 सीरियल या फिल्मों का फिल्मांकन कश्मीर में हुआ है। जो एक जमाने में 60 के दशक में हुआ करता था, वो आज शुरू हो चुका है। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में नाइट शो चला है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस हुआ है और लाल चौक पर जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी की यात्रा भी देखने को मिलती है। ये सारा 19 से 24 की यात्रा जो पोस्ट आर्टिकल 370 5 साल है, उसमें देखने को मिला है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्च ब्रिज कहीं पर है तो आज कश्मीर में है। सबसे लंबा दुनिया का टनल, एशिया का सबसे बड़ा लंबा टनल कहीं पर है तो कश्मीर में है। भारत के पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहीं पर बना है तो कश्मीर में बना है। IIT, IIM, 2 एम्स, 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज, 2 राज्य के कैंसर संस्थान, 8 महाविद्यालय बन चुके हैं और 24 बन रहे हैं। 59 कॉलेजों को मान्यता दी गई है और हाईवे टनल का निर्माण हो रहा है। मित्रों, ये सारा एक 10 साल में हुआ है। कांग्रेस के मित्रों को हम पर आरोप लगाने का बहुत खुली छूट है। आप कुछ भी कह सकते हो, राजनीति में आरोप लगा सकते हो, मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, इसके 10% भी आपके 70 साल में क्यों नहीं हुआ? इसका हिसाब आपको देश और कश्मीर की जनता को देना चाहिए। जितने इसके 10% भी नहीं हुआ। 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने न केवल घोषणा की, इसको जमीन पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 4G और 5G नेटवर्क को भी अनेक गांवों तक पहुंचा दिया। ऑलमोस्ट 87% कवरेज आज हो चुका है। मित्रों, और मैं आज कहना चाहता हूं कि हमने न केवल आतंकवाद पर कंट्रोल पाया है, इसको रोकने में सफलता प्राप्त की है, हमने आतंकवाद की इकोसिस्टम को भी घाटी में से पूर्णतया समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और ये सब इस भूमि के लिए हुआ है, जो भूमि का देश और दुनिया की सभ्यताओं में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश की भाषाओं को, हमारे देश के व्याकरण को, हमारे देश के कई प्रकार की विधाओं को कश्मीर के विद्वानों ने समृद्ध किया है। और कुछ चीजें तो ऐसी है, संस्कृत का व्याकरण हो या नाट्य शास्त्र, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर के विद्वानों का रहा है। और मित्रों, आज मुझे आनंद है कि कश्मीर एक प्रकार से फिर से एक बार हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र भारत का अभिन्न अंग बनकर भारत के साथ ही विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। वहां पर भी लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ है और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे।
पूरा विश्वास है। न केवल भौतिक विकास, कश्मीर की सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी हम बहुत जल्द प्राप्त करेंगे। आधुनिकता को तो स्वीकारेंगे ही, मगर हमारा चीर पुरातन जो गौरव है उसको भी प्राप्त करेंगे। इतिहास के वो अमर पन्नों को फिर से एक बार सृजित कर जमीन पर उतारने का काम भी कश्मीर की जनता करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने सबसे पहले एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं होंगे कर अपना बलिदान दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक वाक्य है, जम्मू और कश्मीर केवल भारत का अंग नहीं है, ये भारत की आत्मा का अभिन्न हिस्सा है। और इस पुस्तक ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इसको कोई अब नकार नहीं सकता। मैं फिर से एक बार पुस्तक के लिए काम करने वाली पूरी टीम का और विशेषकर रघुवेंद्र तंवर जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत मेहनत के साथ 8000 साल के इतिहास को खंगाल कर 100-150 पेज के अंदर समाहित करने का काम किया है। ये बड़ा भगीरथ काम था, सफलता से आपने किया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। वंदे मातरम। श्रीमान, स्वामी विवेकानंद ने उद्घोष किया, भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, परंतु वह शरीर की शक्ति से नहीं, आत्मा की शक्ति से। मैं अपने मनश्चक्षुओं से यानी मन की आंखों से स्पष्ट देख रहा हूं कि प्राचीन मातृभूमि एक बार पुनः जाग गई है और अपने सिंहासन पर आसीन है, पहले से भी कहीं अधिक गौरव और वैभव से प्रदीप्त, शांत और मंगलमय स्वर में उसकी पुनर्प्रतिष्ठा की घोषणा समस्त विश्व में करो। इसी भाव को आत्मसात कर अपना जीवन अर्पित करने वाले आज के महनीय अतिथियों, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और अन्य सभी के प्रति अपना आभार ज्ञापन करने के लिए मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के युवा और ऊर्जावान निदेशक युवराज मलिक जी को आमंत्रित करता हूं। युवराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, देश के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, सचिव शिक्षा मंत्रालय श्री संजय कुमार जी, अध्यक्ष ICHR श्री राघवेंद्र तंवर जी, अध्यक्ष NBT प्रोफेसर मिलिंद मराठे जी, अपर सचिव शिक्षा मंत्रालय श्री सुनील कुमार जी, विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, शिक्षाविद एवं मीडिया बंधुओं, सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण का मैं NBT, ICHR और शिक्षा मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस किताब और प्रदर्शनी का अवलोकन करने पर 2 बातें आप समझ पाएंगे कि भारत मात्र एक देश नहीं है। भारत नाम है एक सभ्यता का जिसका वैभव 5000 सालों से भी पुराना है, और उस भारत वैभव का जो कोहिनूर है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। यह क्षेत्र एक मात्र भौगोलिक इकाई नहीं है जहां असीम नैसर्गिक सौंदर्य हो। ये एक ऐसी ऋषि भूमि है, वेदों की भूमि है, उपनिषदों की भूमि है, जिसका उल्लेख हमें वेदों में भी मिलता है। यह पुस्तक हमारा एक सामूहिक प्रयास है कि किस प्रकार हम जम्मू की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को जन जन तक पहुंचाएं। हम बता पाएं कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने भारतीय ज्ञान परंपरा और विरासत को सदियों तक समृद्ध किया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमारा उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन किया। आपकी मुख्य अतिथि हमारे लिए विशेष मायने रखती है। आपकी उपस्थिति हमें एक नई ऊर्जा देगी ताकि हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए हमें प्रेरणा देती रहेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय ज्ञान परंपरा, साहित्यिक विरासत, अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया और ऐसे अनेकों ऐतिहासिक संदर्भों का जिनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, उसके डॉक्यूमेंटेशन का, संरक्षण का, संवर्धन का और जन जन तक पहुंचाने का अभियान अलग अलग स्वरूप में शिक्षा मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सचिव शिक्षा मंत्रालय श्री संजय कुमार जी का, अपर सचिव सुनील कुमार बनवाल जी का, जिनका सतत मार्गदर्शन और सहयोग हमें सभी संस्थानों को निरंतर मिलता रहता है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा ICHR के अध्यक्ष श्री राघवेंद्र तंवर जी का, जिन्होंने इस अद्भुत अनुसंधान और इतिहास संकलन के कार्य को बड़ी गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से सफलतापूर्वक संपन्न किया।
विशेष रूप से ICHR की पूरी एडिटोरियल टीम को, सभी हिस्टोरियंस को, इतिहासकारों को, लेखकों को और NBT की पूरी प्रोडक्शन टीम को, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को, जिसका एक राष्ट्रीय महत्व है, राष्ट्रीय सोच है और राष्ट्रीय दृष्टि है, उसको गुणवत्तापूर्वक आगे आपके बीच लेके आए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारीगण का, पूरी प्रबंधन समिति का और सभी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी सहयोगियों का। मैं धन्यवाद चाहूंगा मीडिया बंधुओं का, जिनके माध्यम से हम ये बात जन जन तक पहुंचा पा रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा समस्त अतिथिगण का, जो अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे बीच यहाँ आए, हमारा उत्साहवर्धन किया। मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा और पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो 2 चीज पर आप कहेंगे। पहली बात कि अब इतिहास मौन नहीं रहेगा, इतिहास तथ्यों के साथ बात करेगा और उसकी शुरुआत आज इस कार्यक्रम के साथ हो चुकी है। दूसरी बात, जब आप इस किताब को देखेंगे, प्रदर्शनी को देखेंगे, तो आपके जहन में आएगा कि भारत की तकदीर को देखो, जन्नत की इस तस्वीर को देखो, आओ जरा जम्मू कश्मीर को देखो। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आदरणीय मंचासीन अतिथियों के बाहर जाने के उपरांत हमें फायर एरिया में हाई टी के लिए ज्वाइन करें। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे फायर एरिया में कृपया जो धर्मेंद्र जी, रिजवान जी, जो हमारी पूरी टीम लगी हुई है, वो कृपया आप बताएं सभी को।